स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की एक नई पेशकश न्यूज ऑन मैप इंडिया में, जिसमें हम पिछले एक हफ्ते वे कौन सी खास खबरें होती हैं जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो स्थान साल भर चर्चा में रहते हैं, यूपीएससी उन्हीं स्थानों के आसपास के वन्यजीव अभ्यारण्य, उनके आसपास की पर्वत चोटियों, वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ वहां पर कौन कौन से टाइगर रिजर्व स्थित हैं, इन पर प्रश्न फ्रेम करता है। उनके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, कौन से जलाशय हैं, इसके अलावा झीलों की अवस्थिति के आधार पर भी प्रश्न फ्रेम किया जाता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया, जिसमें हम भारत को मैप के जरिए आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को, क्योंकि यह जो पूरा प्रोग्राम होगा वह प्रश्न और उत्तर के आधार पर ही विभाजित होगा। यानी इसमें स्थान कौन सा था महत्वपूर्ण, उसी के आधार पर प्रश्न फ्रेम किए जाएंगे। फिर प्रश्नों के आधार पर आपको लोकेशन दिखाई जाएगी, उनसे जुड़े और कौन से तथ्य हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, उन पर चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है खबर थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस वजह से यह क्षेत्र, यह लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है, और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार का उत्तरतम बिंदु लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए जरूरी है कि हम मैप में देखें कि अंडमान निकोबार के आसपास कौन सा कितने डिग्री का चैनल है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है, और इनका उत्तरतम बिंदु यानी अंडमान निकोबार का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। आइए देखते हैं इसे हम एक किसके जरिए, मैप के जरिए। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिवाइड करने वाले चैनल के बारे में, तो आप देखिए कि इन दोनों को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। यानी यहाँ पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है इसके उत्तरतम बिंदु के संदर्भ में, तो आइए इसका उत्तरतम बिंदु भी देख लेते हैं। यह है इसका दूसरा मैप, और इसकी हम सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो यह है लैंडफॉल आइलैंड। ठीक है, यानी इस प्रश्न का दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि लैंडफॉल द्वीप इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दोनों कथन सही है। यहाँ ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ और अगली खबर को देख लेते हैं। हमारी अगली खबर है, नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया है। ऐसे में भारत अपने आप में चर्चा में आ जाता है। प्रश्न है, भारत के तटीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। कथन है, भारत के कुल 9 राज्य तटीय राज्यों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, भारत में तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा पश्चिम बंगाल की है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें भारत के तटीय राज्यों के संदर्भ में, तो देखिए आइए हम इसे मैप के जरिए ज्यादा आसानी से देख पाएंगे। देखेंगे भारत के तटीय राज्यों को। यह है भारत का मैप, और हम सभी जानते हैं भारत का यह हिस्सा है जो तट रेखा साझा करता है। इसके शेष हिस्से से यह कहीं ना कहीं भू आबद्ध देशों से या कहें भूमि वाले देशों से, भूमि स्थलों से सटा हुआ है। तटीय राज्यों की बात करें तो आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय रेखा साझा करते हैं। यानी इस प्रश्न की हम यदि बात करें तो इस प्रश्न का जो पहला कथन है वह बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात फरमाएं कि क्या सचमुच पश्चिम बंगाल वह राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा रखता है? तो आइए यह भी देख लेते हैं। यदि बात करें सबसे लंबी तटरेखा रखने वाले राज्य के संदर्भ में, तो वह है गुजरात। दरअसल गुजरात 1600 किलोमीटर की तटरेखा साझा करता है, इसलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस नंबर 2 यहाँ गलत होगा, पहला कथन ही सही है, यह गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? केवल एक। हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा भारत के तटीय राज्यों के संदर्भ में। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और उसकी खबर देख लेते हैं। खबर है, देखिए हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से बाहुबली रॉकेट के नाम के GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल
द्वारा भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके पहले इसके 2 मिशन भारत लॉन्च कर चुका है और ये भारत की बड़ी उपलब्धि रही है, इसरो की बड़ी उपलब्धि रही है कि इसरो ने इतने बड़े बड़े मिशन को यहाँ पर कंडक्ट किया है और सफलता भी हासिल की है। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन अपने आप में पूरी दुनिया में सराहनीय मिशन है, क्योंकि यह सबसे कम लागत में लॉन्च करने वाला एक मार्स मिशन है। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है कोलार झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, लोनार झील। सबसे पहले जरूरी है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये लोकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रॉकेट आदि के परीक्षण किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है वह सबसे अनुकूल माना जाता है रॉकेट के परीक्षण के लिए। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में और यह पुलिकट लेक के आसपास स्थित है। यानी हमारे ऑप्शन के मुताबिक जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, पुलिकट झील। इससे जुड़े खास तथ्य आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर है, यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और सरकार ने सभी को यमुना नदी के पास ना जाने की सलाह दी है। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, यमुना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा, यह उत्तराखंड के निचले हिमालय में बंदरपूंछ चोटी के दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और तीसरा कथन है, यमुना नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अलावा 4 राज्यों के हिस्सों को कवर करता है। और चौथा कथन है, यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन हैं। सही विकल्प चुनना है आपको। केवल एक कथन सत्य है, केवल 2 कथन सत्य है, केवल 3 कथन सत्य है या सभी 4 कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले यमुना नदी की लोकेशन, क्योंकि भारत में यह एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो यह बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर के आसपास यह निकलती है। देखिए यहाँ पर है यह, और टोंस यहाँ से इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी यहाँ के बाद थोड़े से हिस्से से हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, थोड़ी सा हिस्सा इसका दिल्ली से भी टच करता है और यह आगे बढ़ती है। यहाँ गंगा नदी में फिर आगे जाकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यदि हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी, देखिए आप जितनी भी नदियां भारत में गंगा नदी से मिल रही हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। ध्यान रखिएगा, दरअसल यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें क्या लिखा है? दूसरा, जो कि गलत है क्योंकि यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि बात करें दूसरे कथन के बारे में तो बिल्कुल सही था। यह उत्तराखंड के निचले हिमालय में बंदरपूंछ चोटी के दक्षिणी पश्चिमी ढलान, नाम क्या है, ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर यह कथन सही हो जाता है। अगला है, यमुना नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अलावा 4 राज्यों को कवर करता है। आइए देखते हैं इसे भी मैप में। तो देखिए ये बंदरपूंछ चोटी से निकल रही है, तो हमने देखा यह बिल्कुल सही बात थी। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यह है यमुना नदी, टोंस इसकी सहायक नदी है, आगे बढ़ती है और इसकी अन्य सहायक नदियों में चंबल, सिंध, आप देख पा रहे होंगे, बनास, सिंध रिवर, बेतवा रिवर और केन रिवर शामिल है। यानी यहाँ पर हमारा चौथा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 राज्यों की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। यह दिल्ली के अलावा, ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली इस मैप में आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, यह यहाँ से गुजरती है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश, फिर यह यहाँ से हरियाणा से टच होती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, दिल्ली के कुछ हिस्से से टच करती है, आगे बढ़ती है और फिर प्रयागराज। यानी 4 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश +1 यानी दिल्ली। इन 5 क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यानी इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें कि इसका सही जवाब क्या है तो केवल 3 कथन सही हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पहला कथन गलत है क्योंकि यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक और मैप देख लीजिए जो कि हिमाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति के बारे में हमें बताता है। यह है हिमाचल प्रदेश और यमुना नदी जब प्रवाहित होती है इसके थोड़ी सी बहुत छोटे से हिस्से में यह हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के बेलगावी में हो रही बारिश के कारण बांधों में पानी का बहाव बढ़ गया है। प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। हमारे पास सूची 1 में है, देखिए स्थान की बात करें तो ये जलाशय हैं और इसके सामने है इनसे संबंधित नदियां। तो आपको बताना है कि कौन सी सूची सही सुमेलित है। ऑप्शन में हमारे पास है राजा लाखमगौड़ा यानी हिडकल जलाशय, दूसरा है नवलू तीर्थ बांध, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जलाशय और चौथा है इडुकी बांध। आपको बांध की लोकेशन के संदर्भ में कि किन नदियों से संबंधित है आपको बताना है। कृष्णा नदी, घटप्रभा नदी, पेरियार नदी, मालाप्रभा नदी। यदि हम बात करें राजा लाखमगढ़ गौड़ या हिडकल जलाशय के बारे में, आइए देखते हैं कहां पर है। देखिए ये है राजा लाखमगौड़ा या हिडकल जलाशय जो कि घटप्रभा नदी में है। यदि राज्य की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर यदि सुमेलन की बात करें तो यहाँ यह घटप्रभा नदी यानी 2 से संबंधित है। दूसरी बात करें नवलू तीर्थ बांध की, तो आइए इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं नवलू तीर्थ बांध को कि यह कहां पर है। तो देखिए नवलू तीर्थ बांध जो कि मालप्रभा या मालाप्रभा नदी से संबंधित है। तो यदि हम बात करें इसमें कि यह कहां पर सुमेलन में है इसका, तो नवलू तीर्थ जो कि किससे संबंधित है 4। ठीक है, तो आपको 2, 4। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जलाशय, यह संबंधित है कृष्णा नदी से। ठीक है, 1। वहीं बात करें इडुकी बांध की तो यह संबंधित है पेरियार नदी से। इसकी लोकेशन कहां पर है, केरल में। 3, 2, 4, 1, 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। 2, 4 आप देख लीजिए कहां पर है, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी में है क्योंकि ए का ऑप्शन 2 है और ए 2 के साथ कहीं और ऑप्शन में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जलाशय और इडुकी बांध को कि इनकी लोकेशन कहां पर है। हमने हिडकल के बारे में देखा कहां पर है, घटप्रभा नदी में। फिर हमने देखा नवलू तीर्थ बांध को, यह कहां पर है, मालाप्रभा नदी में। आगे बढ़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री जलाशय को देखें तो यह है कृष्णा नदी में। आगे बढ़ते हैं यदि हम बात करें चौथी नदी के संदर्भ में तो यह है पेरियार नदी और यहाँ पर है इडुकी बांध। ठीक है, कहां पर है, केरल में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रश्न को। अगली खबर है कूनू राष्ट्रीय उद्यान में लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद अब पुनः 3 चीतों के संक्रमित होने की खबर आई है, जिसमें कॉलर आईडी को जिम्मेदार माना जा रहा है। बिल्कुल, कूनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कुछ जिलों से संबंधित है, इसके आसपास कुछ जिले हैं। कूनू नेशनल पार्क में हम सभी जानते हैं कि चीतों के संरक्षण के लिए जो चीता प्रोजेक्ट चलाया गया था उसके तहत चीतों को बाहर से लाया गया था, यहाँ पर इन्हें रखा गया था। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि इनके पास जो सैटेलाइट कॉलर आईडी इन्हें प्रदान की जाती है, इनके गले में बांधी जाती है, उसमें संक्रमण की वजह से इनके शरीर के अन्य हिस्से या अन्य अंग हैं वे प्रभावित हो रहे हैं। मक्खियां आती हैं जिससे सेप्टिसीमिया जैसी बीमारी इन्हें हो जाती है और इनके अंग यहाँ कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कॉलर आईडी इन्हें ज्यादा प्रभावित कर रही है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी कूनू राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम स्थित शहर है। दूसरा है यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमने भी चर्चा भी की कूनू राष्ट्रीय उद्यान की, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहले कथन की बात करें तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई इसके आसपास ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी है। तो इसे मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ है कूनू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और कूनू राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो इसके पास में ही है मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। यानी यहाँ पहला कथन इसका बिल्कुल सही है और दूसरा कथन तो सही है ही क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोनों कथन सही है। हमें बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को देख लेते हैं, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है हाल ही में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शहर में रोहिंग्या समुदाय के एक नेता की हत्या कर दी गई है। इस वजह से जो भी समुदाय हैं लोकेशन के आसपास मणिपुर में भी एक घटना घटित हुई है। इसके बाद ये समुदाय अपने आप में चर्चा में आ जाते हैं और हमें इन समुदायों के बारे में जानना जरूरी भी है क्योंकि यूपीएससी ने लगातार ऐसे प्रश्न फ्रेम किए हैं, चाहे वो जनजाति समुदाय के बारे में हो या उस क्षेत्र के खास समुदाय के बारे में जो कि चर्चा में रहते हैं। तो आइए देखते हैं समाचारों में रही समुदाय की बात करें तो 3 समुदाय चर्चा में थे, मधेशी, रोहिंग्या और मेतेई। वहीं बात करें संबंधित देश की तो इसके सामने लिखा हुआ है नेपाल, मणिपुर, म्यांमार। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। आइए देखते हैं। बात करें मधेसी समुदाय के बारे में, यह बात बिल्कुल सही है कि मधेसी समुदाय नेपाल से संबंध रखता है, यानी पहला सुमेलन सही है।
बात करें रोहिंग्या समुदाय के बारे में तो दरअसल रोहिंग्या हम सभी जानते हैं कि चीन के आसपास वाले क्षेत्र में चर्चा में रहता है। उससे ज्यादा यदि बात करें कि किससे संबंधित है तो रोहिंग्या समुदाय संबंधित है म्यांमार से, यानी म्यांमार यहाँ पर रोहिंग्या से जुड़ा हुआ है। और बात करें मैतेई के बारे में तो मैतेई संबंधित है भारत के एक राज्य मणिपुर से। यहाँ पर मणिपुर भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी सुमेलन एक सही है, शेष 2 सुमेलन यहाँ गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3 सुमेलन सही नहीं है। तो हम इसकी सुमेलन को दिखाने के लिए देखेंगे सबसे पहले मैप कि मधेसी समुदाय किस देश से संबंधित है। मधेसी समुदाय की बात करें तो ये संबंधित है नेपाल से, ठीक। वहीं हमने बात की थी रोहिंग्या के बारे में, रोहिंग्या संबंधित है म्यांमार से, यह भी देख लेते हैं अगले मैप में। देखिए यह म्यांमार से संबंधित है रोहिंग्या, और मणिपुर संबंधित है मैतेई से, और मैतेई को देख लेते हैं हम भारत के मैप में, मणिपुर को देख लेते हैं भारत के मैप में, क्योंकि यहीं से संबंधित है क्या, यह है मणिपुर। देखिए मणिपुर के ऊपर के राज्य की बात करें तो देखिए इसके उत्तर में है नागालैंड, इसके दक्षिण वाले हिस्से में है मिजोरम, वहीं इसके पश्चिम हिस्से में देखिए क्या है, असम। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है क्या, मैतेई। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में एक आरटीआई द्वारा यह जानकारी मिली है कि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में 12 अवैध रिजॉर्ट संचालित हैं। ध्यान रखेगा, क्या है ये? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? ध्यान रखें, यदि बात करें कि कहां स्थित है तो यह स्थित है तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, और 5वां टाइगर रिजर्व बनने के साथ यह उस समय भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था। आइए इससे जुड़े प्रश्न को देखते हैं। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल राज्य में स्थित है, और दूसरा यह पेरियार टाइगर रिजर्व और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बात करें यदि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में तो अभी हमने इस पर चर्चा भी की कि ये कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में, ना कि केरल में। और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि यह पेरियार टाइगर रिजर्व केरल और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है। आइए देखते हैं भारत की मैप में इसकी लोकेशन को, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो काफी महत्वपूर्ण है, इनसे यूपीएससी लगातार प्रश्न फ्रेम करता रहा है। तो यदि हम देखें कि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है तो देखिए इसकी स्थिति है यह, ठीक, यह इसकी स्थिति है। वहीं यह अपने एक हिस्से से देखिए यहाँ पर अन्नामलाई नेशनल पार्क, और इसके अलावा यहाँ पर मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे कहीं ना कहीं सटा हुआ है अन्नामलाई के आसपास। इसके अलावा देखिए तो इसके पास में है पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी है पेरियार टाइगर रिजर्व से भी सटा हुआ है। तो आइए देखें और बात करें कि इस प्रश्न के सही जवाब की कि क्या होगा। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आसपास कौन सी नदी प्रवाहित होती है। यदि हम बात करें इसके आसपास प्रवाहित होने वाली नदी की तो उस नदी का नाम है वैगई नदी। कभी कभी इसका लोकेशन में नाम वैगई भी आता है, वैगई। ठीक, अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रुद्रगिरी पहाड़ी पर ऐतिहासिक भित्ति चित्रों की खोज हुई है। इस वजह से भित्ति चित्र पहाड़ी अपने आप में चर्चा में है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है गंगा और गोदावरी नदियां मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। दूसरा कथन है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है, और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए देखते हैं क्या वाकई कृष्णा और गोदावरी नदियां मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े दूसरे डेल्टा का निर्माण करती हैं। आइए देखते हैं इसे मैप में। यह है मैप, और यदि हम बात करें इन दोनों के बारे में तो देखिए यहाँ पर गोदावरी का मुहाना है और यहाँ पर कृष्णा नदी का मुहाना है। ये दोनों नदियां आकर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि ये भारत में दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनका मुहाना किस ओर है? देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब आपको यह बताना है कि ये दोनों नदियां किन राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, क्या ये वाकई केवल इन्हीं दोनों राज्यों से संबंधित है जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, या अन्य 2 राज्यों से भी संबंधित है?
बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आंध्र प्रदेश में है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या यह सच है। और यदि हम बात करें अनाईमुडी चोटी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर है यह अनाईमुडी पीक, और यह कहाँ पर है? केरल राज्य में, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसलिए यहाँ दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब है केवल एक। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, अगले प्रश्न को, क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण होगा। उसकी खबर भी देख लेते हैं कि वह क्यों चर्चा में रहा है। प्रश्न की खबर है, हाल ही में लगातार बारिश के चलते महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन के कारण 15 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से महाराष्ट्र आसपास के क्षेत्र चर्चा में है। प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए पहाड़ियों के नाम है इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डिमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। यदि हम बात करें इनकी उत्तर से दक्षिण के क्रम के बारे में, हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2 और 3 2 1। आइए देखते हैं कि आखिर इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर। आप इनका क्रम देखिए, पहले सबसे ऊपर है यानी उत्तर में है नीलगिरी पहाड़ी। यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन के मुताबिक दूसरे नंबर पर है अन्नामलाई पहाड़ी और तीसरे नंबर पर है कार्डिमम पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो नीलगिरी पहले आएगा, अन्नामलाई दूसरे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा क्या? कार्डिमम। देखिए कहां पर है, नीलगिरी यानी 3, फिर उसके बाद अन्नामलाई यानी 2, 3 2 1। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, जिसका जवाब आपको देना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह एपिसोड, यह पूरा जो सेशन हम लेकर आने वाले हैं मैप के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, यह आपके लिए कितना सहायक है, इसे और किस तरीके से लाया जा सकता है, क्या वाकई यह अच्छा है एपिसोड या नहीं। देखते हैं। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड की राजधानियों की यात्रा इस प्रकार करता है कि एक त्रिभुज का निर्माण होता है, तो इस त्रिभुज में अंदर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी शामिल हो जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान रखें, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जो कि न्यूज ऑन मैप इंडिया से संबंधित होगा। यानी अब हम भारत की न्यूज ऑन मैप और वर्ल्ड की न्यूज ऑन मैप के साथ अलग अलग प्रोग्राम के साथ उपस्थित होने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। इससे संबंधित फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।